नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत के इतिहास को। लास्ट दो क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन को पढ़ लिया है। इंट्रोडक्शन के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था कि इतिहास का शुरुआत कैसे हुआ, कैसे कैसे हम लोग विभाजन किए इतिहास को। अब हम लोग अपने सिलेबस को देख लेते हैं कि हम लोगों को इतिहास में माने बेसिकली प्राचीन भारत के इतिहास को हम शुरू कर रहे हैं। तो प्राचीन भारत के इतिहास में हमको क्या पढ़ना है, इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर रहेगा वो हमारा पाषाण काल रहेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टोन एज। इसकी जानकारी 5 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर 2500 ईस्वी पूर्व तक होगी। दूसरा नंबर जो हमारा चैप्टर रहेगा वह रहेगा आपका सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे हम लोग बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशंस। इसकी जो एज रहेगी वह 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1700 ईस्वी पूर्व तक रहेगी। तीसरा नंबर चैप्टर है वैदिक सभ्यता यानी कि वैदिक सिविलाइजेशंस, जो हम लोग पढ़ेंगे 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक। चौथा नंबर चैप्टर रहेगा 16 महाजनपद और मगध का उत्थान यानी कि 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 322 ईस्वी पूर्व तक, महाजनपद काल एंड राइज ऑफ मगध। पाँचवा नंबर है आपका विदेशी आक्रमण यानी कि फॉरेन इन्वेजन। यह दो प्रकार के विदेशी आक्रमण हुए भारत पर, माने प्राचीन भारत में। एक तरफ से हुआ ईरानी आक्रमण और दूसरा तरफ से हुआ यूनानी आक्रमण। ये दोनों आक्रमण दोनों साइड से हुए थे, तो हम लोग समझ सकते हैं। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक क्रांति को यानी कि रिलीजियस रिजुलेशंस को, जिसके अंतर्गत बौद्ध धर्म यानी कि बुद्धिज्म को पढ़ेंगे, जैन धर्म यानी कि जैनिज्म को पढ़ेंगे और खड़ दर्शन को पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं। इसके अंतर्गत जैसे हम लोग बौद्ध धर्म को पढ़ रहे हैं, जैन धर्म को पढ़ रहे हैं और खड़ दर्शन को पढ़ेंगे, यानी कि बुद्धिज्म, जैनिज्म और 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, इसको हम लोग अध्ययन करेंगे धार्मिक क्रांति के अंतर्गत। फिर उसके बाद में 7वां नंबर चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग मौर्य साम्राज्य को, यानी कि मौर्यन पीरियड, जो कि 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 185 ईस्वी पूर्व तक होगा। उसके बाद 8वां नंबर चैप्टर रहेगा मौर्योत्तर काल यानी कि पोस्ट मौर्यन पीरियड, यानी कि 185 ईस्वी पूर्व से लेकर 240 ईस्वी के बीच के काल को हम लोग मौर्योत्तर काल के अंतर्गत पढ़ेंगे। 9वां नंबर चैप्टर जो होगा यह होगा गुप्त काल होगा, यानी कि गुप्ताज पीरियड, जो कि 240 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक होगा। 10वां नंबर चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वर्धन वर्ण यानी कि वर्धन डायनेंसी, जो कि 550 ईस्वी से लेकर 712 ईस्वी तक होगा। इस तरह से हमारा जो है प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। इसी के अंतर्गत हम लोग एक संगम वंश को भी पढ़ेंगे, जिसे हम लोग संगम एज कहते हैं, जिसमें दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में हम लोग ठीक ढंग से अध्ययन करेंगे। अब हम लोग आगे आते हैं, देखते हैं आगे के इतिहास को क्या हम लोगों को पढ़ना है। हम लोग यहाँ पे दूसरा चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशंस। इसके पहला जो चैप्टर था हमारा, वो सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले दूसरा नंबर चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हमें क्या किया, क्या सीक्वेंस में पढ़ना है, इसका एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई, कैसे सभ्यता की खोज हुआ, इसके बारे में अध्ययन करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। दूसरा जो टॉपिक रहेगा हमारा संस्थापक, यानी कि सिंधु घाटी के संस्थापक कौन थे, उनके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेंगे। फिर उसके बाद में काल विभाजन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता कब से लेकर कब तक थी, उसके काल विभाजन को हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ, उसे अलग नामों से भी जानते हैं, और क्या नामकरण है, कैसे क्या है, ये हम लोग अध्ययन करेंगे इसमें। 5वां नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे समकालीन सभ्यता, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जिस समय भारत में विकसित हो रही थी, उसी के समकालीन और किसी दूसरे जगह पर कौन कौन सी सभ्यताएं विकसित हुई थी, इसके बारे में हम लोग एक बार ओवर व्यू ले लेंगे और उसका अध्ययन कर लेंगे, जिससे आसानी होगा हमको आगे का क्लास संचालित करने में। उसके बाद में सभ्यता का विस्तार, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता पूरे भारत या किसी दूसरे प्रदेशों में या दूसरे देशों में कहाँ तक फैली हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बारे में हम लोग ठीक ढंग से अध्ययन करेंगे। उसके बाद में अध्ययन करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक व्यवस्थाएं क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक यानी कि अर्थव्यवस्था, आर्थिक स्थिति कैसा था, अर्थव्यवस्था से संबंधित जितने भी चीज़ हो सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, तो नगर योजना क्या था, नगरीय सभ्यता में कैसे नगर विकसित हुए थे उस समय, उतनी उन्नत व्यवस्था कैसे थी, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे।
13 नंबर पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे मुख्य स्थल, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से मुख्य स्थल हैं इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर 14 नंबर पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे सभ्यता की विशेषताएं क्या थी, यानी कि इस सभ्यता की विशेषताएं क्या थी इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आगे देखते हैं। और सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे पतन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन 2500 ईस्वी पूर्व के रूप में देखा जाता है कि धीरे धीरे उसका पतन होना प्रारंभ हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। तो इस तरह से टोटल 15 पॉइंट में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे 1 बाई 1। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट सभ्यता की खोज, यानी कि इसकी खोज कैसे किस तरह से किसने की इसके बारे में थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सभ्यता के विषय में सबसे पहली बार जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन नामक इतिहासविद ने की थी। चार्ल्स मैसन नामक एक इतिहासविद थे जिन्होंने 1826 ईस्वी में इसकी जानकारी दी थी। कैसी जानकारी दी? 1873 ईस्वी और 1853 ईस्वी में इतिहासकार कनिंघम ने इस सभ्यता के विषय में बताया। ये दो जो ऐसे विद्वान थे जिन्होंने इस सभ्यता के बारे में बताया। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने बताया इतिहासविद ने, और 1853 ईस्वी और 1873 ईस्वी में इतिहासकार कनिंघम ने इसके बारे में बताया। 1856-57 ईस्वी के दौरान जब लाहौर और कराची के बीच रेलवे निर्माण का कार्य चल रहा था, तब बर्टन बंधु जो इस कार्य का पर्यवेक्षण कर रहे थे, बर्टन बंधु जो थे रेलवे का जो निर्माण कार्य चल रहा था उसका पर्यवेक्षण करने के लिए गए तो उनको इस सभ्यता का अवशेष मिला। परंतु सभ्यता की खोज जो है 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया, जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया गया था। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने सभ्यता का पहला स्थल हड़प्पा स्थल को खोजा। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता के खोजने का श्रेय जो दिया जाता है वो दयाराम साहनी को दिया जाता है, जिन्होंने 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसकी खोज की थी। हालांकि इसके पहले कुछ लोग इसके बारे में बताएं, जानकारी प्राप्त हुआ, जैसे 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने बताया, 1853 और 1873 ईस्वी में कनिंघम ने बताया, लेकिन और उसके बाद में बर्टन बंधु के नेतृत्व में उन्होंने बताया कि जब रेलवे निर्माण का कार्य चल रहा था 1856-57 ईस्वी में, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई एक सभ्यता है जिसका उन्होंने जानकारी दिया। तो एक कमेटी गठित हुआ जिसके नेतृत्व कर रहे थे दयाराम साहनी, और जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में सबसे पहला सभ्यता का खोज किया, हड़प्पा स्थल का खोज किया, जिसे हड़प्पा जगह का ही खोज किया, जिसे हम लोग हड़प्पा स्थल कहते हैं। फिर 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी, जिसे हम लोग बोलते हैं आर.डी. बनर्जी, ने हड़प्पा स्थल का दूसरा स्थल खोजा, मोहनजोदड़ो खोजा था। ठीक है, ये हड़प्पा से भी काफ़ी उन्नत स्थल था। देखते हैं आगे। यह जो था मतलब कि जो मोहनजोदड़ो था वह हड़प्पा से भी बड़ा और अधिक नियोजित था। यानी कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ASI ने ASI की स्थापना 1861 ईस्वी में कनिंघम के द्वारा की गई थी। कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। यानी कि ASI माने एस्ट्रोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1861 ईस्वी में की गई थी। और किसने की थी? इसे कनिंघम के द्वारा की गई थी। इसीलिए कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पिता कहा जाता है। 1904 ईस्वी में वायसराय कर्जन के काल में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई, जो वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। यानी कि 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बना, जो बनाया गया था कनिंघम के द्वारा। कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। फिर 1904 ईस्वी में वायसराय कर्जन काल के समय में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की हुई थी, जो वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये हमारा शॉर्ट इंट्रोडक्शन हुआ, जहाँ से हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी की थी, और राखल दास बनर्जी ने जस्ट उसके अगले ही साल 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की थी, जो कि हड़प्पा सभ्यता से भी अधिक विकसित, बड़ा और सुनियोजित स्थल था। अब हम लोग इसके संस्थापक के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। संस्थापक मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के संस्थापक कौन थे? इतिहासकारों में इसके लिए बहुत ही मतभेद है। कुछ इतिहासकार कुछ मानते हैं, कुछ इतिहासकार अपना अलग अलग मत देते हैं। लेकिन मानव कंकाल के आधार पर अगर देखा जाए तो इस यहाँ पे 4 प्रजातियाँ पाई जाती है। कौन कौन से? भूमध्य सागरीय, जो कि द्रविड़ जाति के अंतर्गत आते हैं, ऑस्ट्रेलोइड, मंगोलोइड और अल्पाइन। ये हमारे 4 मानव कंकाल के आधार पर बोल सकते हैं कि 4 प्रजातियाँ पाई जाती है। इस सभ्यता के संस्थापकों को लेकर
इतिहासकारों में भारी मतभेद है। जैसा कि मैंने बताया, मोहनजोदड़ो से मिले मानव कंकालों के परीक्षण से ज्ञात होता है कि यहाँ 4 प्रकार की प्रजातियाँ निवास करती थी। एक भूमध्य सागरीय, एक ऑस्ट्रेलॉयड, एक मंगोलियाइड और एक अल्पाइन। आगे देखते हैं अल्पाइन यानी कि, परंतु अधिकतर इतिहासकारों का मानना है कि इस सभ्यता के संस्थापक भूमध्य सागरीय की एक शाखा द्रविड़ जाति के लोगों के द्वारा हुआ है, जो कि अभी भी द्रविड़ जाति के लोग जो हैं वह भारत के दक्षिणी हिस्से में निवास करते हैं। अब हम देखते हैं काल विभाजन। इस सभ्यता को 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे प्रथम चरण क्या होगा, पूर्व हड़प्पा काल, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के खोज के पहले भी कुछ स्थल पाए गए थे, जिसे हम लोग अपरिपक्व काल भी कहते हैं, यानी कि पूर्व हड़प्पा काल। यह माना जा सकता है 3500 ईस्वी पूर्व से लेकर 2500 ईस्वी पूर्व तक के काल को हम लोग बोलेंगे पूर्व हड़प्पा काल, यानी कि प्रथम चरण या अपरिपक्व काल। जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हो जाती है तो उसको हम लोग द्वितीय चरण के अंतर्गत रखते हैं, जो कि 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक है, जिसे हम लोग परिपक्व काल कहते हैं। इसमें सबसे विकसित हड़प्पा सभ्यता देखने को मिलती है। और तृतीय चरण के अंतर्गत हम लोग कहेंगे हड़प्पोत्तर काल, यानी कि हड़प्पा के बाद का काल, जो 1750 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी पूर्व के बीच में माना जाता है। इसे ही हम लोग बोलते हैं पतन का काल, जिसमें हड़प्पा सभ्यता का धीरे धीरे क्रमिक रूप से खत्म होते गया, यानी कि नाश होते गया, उसका अस्तित्व मिट गया। इस तरह से ये काल बोला जाएगा 1750 ईस्वी से लेकर ईस्वी पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी पूर्व तक। अब हम लोग आगे देखते हैं, यानी कि यहाँ पे देखिए, यदि 3 भागों में बांटे तो हमारा अपरिपक्व काल, हड़प्पा सभ्यता का अपरिपक्व काल 3500 ईस्वी पूर्व से लेकर 2500 ईस्वी पूर्व माना जाएगा। परिपक्व काल जो माना जाएगा वह 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक माना जाएगा। और पतन का काल जो माना जाएगा वह 1750 ईस्वी पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। यानी कि पूर्व हड़प्पा काल के स्थल जो मुख्यतः जो थे वह कालीबंगा है, जो कि पूर्व हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा काल के स्थल माने जाते हैं। बनावली जो है ये भी पूर्व हड़प्पा काल के स्थल हैं, और राखीगढ़ी भी है। ये तीनों स्थल जो हैं पूर्व हड़प्पा काल के हैं। हड़प्पा स्थल के खोजने के पहले कालीबंगा, बनावली और राखीगढ़ी की खोज हो चुकी थी, इसीलिए ये तीनों कालीबंगा, बनावली और राखीगढ़ी पूर्व हड़प्पा स्थल के स्थल हैं। अब देखते हैं आगे। उसके बाद में हड़प्पा काल के स्थल जो हैं ये निम्नलिखित हैं। एक हड़प्पा है, उसके बाद मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, सुरकोटदा, रोपड़ और गनेडीवाल। ये 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, ये 7 जो स्थल हैं निश्चित रूप से ये हड़प्पा काल के स्थल हैं। हड़प्पा सभ्यता के समय ही ये सारे स्थलों की खोज हुई थी। सबसे पहला हड़प्पा, दूसरा में मोहनजोदड़ो, तीसरा में लोथल, चौथा में धौलावीरा, पाँचवा में सुरकोटदा, छठा में रोपड़ और 7वां में गनेडीवाल। उत्तर हड़प्पा काल के स्थल है, एक है आलमगीरपुर, दूसरा है हुलास, तीसरा है रंगपुर, चौथा है आपका रोजदी और 5वां है आपका भगवानपुर। ये सब याद करने हैं। हड़प्पा काल के पूर्व के स्थल कौन है, हड़प्पा काल के स्थल कौन है, उत्तर हड़प्पा काल के स्थल कौन है, माने हड़प्पा काल के बाद के स्थल कौन कौन से हैं। सर्वाधिक मान्य काल क्या माना जाता है, मोस्ट एक्सपेक्टेड पीरियड जो माना जाता है कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर, C14 पद्धति के आधार पर 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व के काल को हम लोग हड़प्पा सभ्यता का सबसे सर्वमान्य काल मानते हैं। यही हमारा NCERT भी मानता है, और इसे ही हम लोग मतलब एग्जाम में लिखेंगे। सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता का काल जो माना जाएगा वह 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक माना जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसका नामकरण। हम लोग देख लेते हैं। इसका नामकरण 3 नामों से होता है। सबसे पहला नाम इसको बोला जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता बोलने के पीछे भी तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा, क्योंकि इस सभ्यता के अधिकतर स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिले हैं, इसीलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता हम लोग कहते हैं। दूसरा नंबर पे है हड़प्पा सभ्यता। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसकी पहली जानकारी जो है हड़प्पा से ही मिली है, इसीलिए हम लोग इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। मेलुहा क्यों बोला जाता है, मेलुहा इसलिए बोला जाता है क्योंकि मेसोपोटामिया के लोग जो है इसे मेलुहा बोलते हैं। माने हड़प्पा सभ्यता को हम मेलुहा, मेसोपोटामिया के लोग जो है इसे मेलुहा बोलते थे। 3 नामों से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को 3 नामों से जाना जाता है। एक तो सिंधु घाटी की सभ्यता, दूसरा हड़प्पा सभ्यता और तीसरा मेलुहा। सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस सभ्यता के अधिकतर स्थल जो है सिंधु घाटी नदी के किनारे मिले हैं, इसीलिए हम इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी पहली जानकारी हड़प्पा से ही मिलती है, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। मेलुहा क्यों कहते हैं, क्योंकि मेसोपोटामिया के लोग इसे मेलुहा बोलते थे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को
मेलुहा बोलते थे कौन, तो मेसोपोटामिया के लोग, इसीलिए इसे मेलुहा भी बोलते हैं। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि हड़प्पा सभ्यता को ही हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं और मेलुहा भी बोलते हैं। तो वीडियो आपने ये देखा, आज के क्लास को हम लोग यहीं तक कंप्लीट करेंगे। अगले क्लास में हम लोग आगे के मैंने एक्सरसाइज को या आगे की क्लास को हम लोग देखेंगे। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।